देखिए, कमेटी गठित करना हमारे लिए बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है, क्योंकि कमेटियां तो तमाम बहुत पहले से गठित हो रही हैं इस राज्य में। और 2012 में हम देखते हैं कि तत्कालीन विजय बहुगुणा की सरकार में स्थायी निवास को ही मान लिया गया और मूल निवास की व्यवस्था खत्म कर दी गई। युवा सड़कों पे उतरा, जिसको जो है ये जो दर दर की ठोकरें खा रहा है दिल्ली, मुंबई, बड़े शहरों में, और यहाँ पर बाहर के लोग आकर जो है नौकरियां कर रहे हैं। अब आप ये देखिए, जो यारी बिहारी आ रहे हैं ये लोग, इनको मूल निवास दिया जा रहा है आज के, और जो हमारे लोग हैं उनको मूल निवास नहीं दिया रहा है। इसलिए मैंने राष्ट्रीय दल के बजाय यूपीडी को चुना। देखिए, ये आंदोलन किसी के खिलाफ नहीं है, ये आंदोलन मूल निवासियों के अधिकार का आंदोलन है। हम किसी के अधिकार छीन नहीं रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। मूल निवासी तो बद्रीनाथ में भी रह रहा इंसान है, हरिद्वार में भी रह रहा इंसान है। वो ये बात फैला रहे हैं कि ये पहाड़ी वर्सेस मैदानी है। ये मूल परसों की जो रैली थी, उस रैली में मोहम्मद अकरम भी था मंगलौर का, और आपने वीडियो देखे होंगे, और उसमें गुरमीत भाई हमारे जो पौड़ी के सरदार जी वो भी थे, और वो जोर जोर से कह रहे हैं कि हम तो यहाँ के मूल निवासी हैं। और जो हमारे स्थायी निवास प्रमाण पत्र हैं हम उनको सरयू नदी में बहा देंगे। तो हम 1950 से मूल निवास क्यों चाहते हैं, क्या कारण है इसका? देखिए, जैसे कि नेगीदा से मिलन के घर पे गए तो हमने उनसे अपील करने के लिए कहा, नेगीदा आप एक आह्वान कर दीजिए, और उन लोगों को भी हम कह देना चाहते हैं स्पष्ट तौर पे कि वो लोग उत्तराखंड छोड़ दें। मूल निवास, भू कानून और इसी तरह की कुछ मांगों को लेकर के अंकिता भंडारी हत्याकांड में इंसाफ की मांग को लेकर के 24 दिसंबर को एक रैली होती है, जो कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सफल रही। वो तो हम आगे जानेंगे कि यहाँ जो आयोजन करता है वो क्या उसके बारे में कहते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इस रैली के बाद सरकार का क्या रुख रहा, इस रैली के बाद सरकार ने किस तरह के कदम उठाए, या फिर जो आंदोलनकारी हैं वो आगे आगे क्या कदम उठाने वाले हैं, इसको लेकर के आज हम जो है यहाँ शहीद स्मारक पर आए हुए हैं। और यहाँ पर जो 24 दिसंबर की रैली हुई थी, मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के जो आयोजक हैं वो यहाँ पर है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार से क्या उम्मीदें हैं और खुद इस आंदोलन को लेकर के उनकी आगे की रणनीति क्या है। शुरुआत हम मोहित से करते हैं, क्योंकि मोहित संयोजक हैं इस संघर्ष समिति के। मोहित, पहला सवाल मैं आपसे ही रखना चाहूँगा। 24 दिसंबर की रैली हो गई, सबसे पहला सवाल ये है कितनी सफल रही, कितना आपको, नहीं आप खड़े बैठे रहिए, आपको कितना मतलब सफल नजर आई आपको रैली? देखिए, उत्तराखंड मूवमेंट के बाद जो हमारे यहाँ पे वरिष्ठ आंदोलनकारी हैं वो उनकी जुबान में ये बात थी कि उत्तराखंड मूवमेंट में ही हमें ऐसा देखने को मिलता था, और ये ऐतिहासिक रैली रही है। तो कहीं ना कहीं जो रैली में हमने देखा, लोगों का दर्द बाहर निकल के आया, क्योंकि राज्य बनने के बाद जो उनकी सोच थी कि यहाँ रोज़गार मिलेगा, हमारी अपनी सांस्कृतिक पहचान बची रहेगी, तमाम तरह के संसाधन पे यहाँ के जो मूल निवासी उनका अधिकार होगा, तो उन्हें लगता है कि राज्य बनने का कोई लाभ हमें नहीं मिल पाया है। कहीं ना कहीं जो बाहरी ताकतें हैं, जो माफिया हैं, वो इस राज्य की जो संसाधन है उनको लूटने का काम कर रहे हैं। तो वो गुस्सा लोगों का सड़कों पर देखने को मिला, और मैं समझता हूँ कि इस महारैली के बाद पूरे उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा संदेश गया है। लोग अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो गए हैं कि वास्तव में उनके साथ कितना बड़ा खिलवाड़ इस प्रदेश में किया जा रहा है। तो आने वाले समय में जो एक जन क्रांति की आगाज हो गया है, इसको लेकर आगे भी लोग मुखर रहेंगे, ऐसा हमें लग रहा है, क्योंकि लगातार लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ भी कार्यक्रम कीजिए, और यहाँ भी हम लोग आपके इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं। तो पूरे प्रदेश भर से लोग हमसे संपर्क साध रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे उनके बीच जानने की, ताकि ये लगातार इस मोमेंटम को हम आगे बढ़ा सके। और हमारी कोशिश यही है कि हम निरंतर सरकार पे इस बात को लेकर दबाव बनाए कि हमें अपने प्रदेश में मूल निवास 1950 आप दीजिए, सशक्त भू कानून दीजिए। तो ये लड़ाई निरंतर आगे भी हम जारी रखेंगे, और तमाम युवाओं को इसमें हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। और भी हमने बहुत सारे कार्यक्रम तय किए हैं, उस पर भी हम अभी हल्द्वानी में भी हम सोच रहे हैं कि एक बड़ा कार्यक्रम इस तरह का वहाँ पर करें। आगे के कार्यक्रम पे आने से पहले मैं लुसुन के पास जाना चाहूँगा। लुसुन, जैसे मोहित ने बताया कि रैली सफल रही, सारी चीज़ें अच्छी हुई, सवाल ये उठता है कि आप सरकार से मांग कर रहे हो कि भाई हमारी मांगे वापस दो। सरकार बोल रही है कि हम उत्तराखंड के हित में फैसले लेंगे, हमने एक कमेटी भी गठित कर ली है। क्या हमारे लिए कमेटी गठित करना हमारे लिए संतुष्ट नहीं है?
देखिए, कमेटी गठित करना हमारे लिए बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है, क्योंकि कमेटियां तो तमाम बहुत पहले से गठित हो रही हैं इस राज्य में। भू कानून के लिए भी कमेटी गठित हुई थी, पर उसका भी कोई स्टैंड अभी तक साफ नहीं हुआ। तो लगातार ये कमेटी का जो प्रक्रिया हो रही है, तो इसमें कोई अभी तक क्लियर स्टैंड नहीं पा रहा। हमें सरकार से क्लियर स्टैंड चाहिए कि आप मूल निवास को लेकर आपका क्लियर स्टैंड क्या है। हमें पक्ष विपक्ष दोनों की ओर से विधानसभा में हमें पूरी तरह से मूल निवास 1950 की कट ऑफ डेट तय चाहिए, और जो हम स्थायी निवासी है, हमको जो मूल निवास का अधिकार है, हमें वो अधिकार चाहिए। मूल निवास और भू कानून हमारी पहचान से जुड़ा मुद्दा है, हमारी संस्कृति से जुड़ा मुद्दा है, हमारे अस्तित्व से जुड़ा मुद्दा है, हमारी थाती हमारी माटी से जुड़ा मुद्दा है। तो इस मुद्दे पे हम 22 सालों का जो ये 24 दिसंबर को जो लोग आए थे, वो इसलिए ही आए थे कि वो 22 वर्षों से जो जो आक्रोश था, जो पीड़ा थी, जो ज्वाला थी, वो उस दिन 24 तारीख को सड़कों पे आ गई। तो जो अस्तित्व पर जब संकट होता है, तो जो भी समाज हो, वो आखिरी बार एक बार लड़ने के लिए तो आएगा अपने अस्तित्व के लिए। तो आर या पार की जो लड़ाई है, वो तो शुरू हो चुकी है, और सरकार को भी अब बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत समय हो गया और हमारी जो अधिकार हैं उस पर बहुत तरीके से, हर तरीके से हमारे संसाधनों पे लूट हो रही है, हमारे अधिकारों पे कुठारघात हो रहा है, हमारे जल जंगल जमीनों पर भारी माफियाओं का कब्जा हो रहा है, हमारे रोजगार पर भारी लोगों का कब्जा हो रहा है। धीरे 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 करके उत्तराखंड का जो मूल निवासी है, इस राज्य में अल्पसंख्यक होने की कगार पे है, और जिस राज्य के लिए 42 शहादतें हुई, उत्तराखंड राज्य में इतना बड़ा आंदोलन हो गया, वो राज्य अपनी अवधारणा से बहुत दूर जाके चला गया है। तो मतलब कहीं न कहीं अब आप जो है इस मुगालते में नहीं रहने वाले कि आप कमेटी बना लो, आप चुपचाप बैठ जाओ और फिर काम होता रहेगा। तो जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती, तब तक आंदोलन चलता रहेगा। बिल्कुल चलता रहेगा, आंदोलन लगातार चलेगा जब तक हमें हमारा मूल निवास का अधिकार नहीं मिल जाता। कमेटी बना के हमें उलझाने की गलती ना कीजिए। जनता अब मूर्ख नहीं है, जनता भी समझ चुकी है कि कमेटी ने कमिटमेंट चाहिए सरकार से, और लगातार ये झुंझुना ना पकड़ाइए कमेटी का। आप सीधा सीधा आपको 26 जनवरी 1950 जो हमारा अधिकार है मूल निवास का, हम स्थायी निवासी नहीं है इस राज्य के, हम मूल निवासी है। आपको प्रमाणित करना पड़ेगा मूल निवासी है, आपको हमारे मूल निवासी के जो अधिकार हैं वो हमें देने पड़ेंगे, और जो फर्जी तरीके से स्थायी निवास बन के भारी लोग जो यहाँ नौकरियां कर रहे हैं, हमारे मूल निवासियों के रोजगार पर डाका डाल रहे हैं, उनको भी प्रदेश से बाहर करना पड़ेगा। हाँ, करना पड़ेगा। प्रांजल, मैं आपके पास आना चाहूँगा। लुसुन ने कहा कि हमें मूल निवास का हक दे दिया जाए। सवाल ये उठता है कि जो उत्तराखंड जो है पलायन की मार झेल रहा है, जिस तरह की परिस्थितियाँ यहाँ पर खड़ी हो चुकी हैं, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं, अगर हमें मूल निवास मिल जाता है, सरकार हमारा जो हम उनसे मांग रहे हैं वो मिल जाता, तो क्या बदलने वाला है हमारे लिए? देखिए, जैसे पहले मोहित ने और लुसुन ने भी कहा कि मूल निवास की व्यवस्था जो है इस प्रदेश में ये पहले से थी, और वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जहां पर 1950 में ये कहा गया था कि जो जहां का स्थायी निवासी है वो वहां का मूल निवासी कहलाएगा। उसके बाद जो है पहली हमारे यहाँ जो सरकार आती है, नित्यानंद स्वामी जी की सरकार आई, उसमें जो है मूल निवास के साथ साथ एक स्थायी निवास की भी एक प्रक्रिया इसमें जोड़ दी गई। और 2012 में हम देखते हैं कि तत्कालीन विजय बहुगुणा की सरकार में स्थायी निवास को ही मान लिया गया और मूल निवास की व्यवस्था खत्म कर दी गई। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो मूल, अब हम अगर सभी स्थायी निवासी हैं तो सरकारी और नौकरियों में आप देखेंगे कि जो भी बाहर के लोग हैं वो यहाँ पर आकर चाहे फर्जी तरीके से किसी भी प्रकार से वो अपना जो है एक स्थायी प्रमाण पत्र बना लेते हैं और सरकारी नौकरियों में लग जाते हैं। आप एडमिनिस्ट्रेशन में देखिए, बाहर से जितने अधिकारी हैं वो अपने स्टेट के लोगों को यहाँ पर जो है स्थायी निवास बनवाकर उनको नौकरियां यहाँ पर दे रहे हैं। आप आए दिन देख रहे होंगे, वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें आप देख रहे होंगे कितने जो है सरकारी, उसमें अभी आपने नर्सिंग भर्ती घोटाले में देखा होगा, नर्सिंग भर्ती में देखिए बाहर से कितने लोग जो है फर्जी तरीके से यहाँ पर नौकरियां दी जा रही हैं। और पहाड़ का युवक यहाँ से हटकर और दिल्ली मुंबई में जो है बहुत ही मीगर जो है वो जीवन जी रहा है, बहुत ही हल्की नौकरियां वहां पर कर रहा है। और सरकार चाहे तो एक बार में इस चीज को, मूल निवास को हमेशा की व्यवस्था बनाकर और मूल निवास के आधार पर लोगों को नौकरियां यहां पर सुनिश्चित कर सकती है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ऐसी क्या कारण है, ऐसे क्या पॉलिटिकल विल की कमी है। दोनों सरकारें, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, क्योंकि ये स्ट्राइकिंग इनके रोटेटिंग स्ट्राइक पे यहाँ पर रही हैं, हर 5 साल में सरकारें बदली हैं, दोनों वहां पर रहे हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे भू कानून में भी वही समस्याएं यहां पर आई हैं। किसी ने जो है इसमें धारा 2 जोड़कर और इतना बड़ा लूप होल उसमें क्रिएट कर दिया है। 1,75,000 बीघा जमीन जो है देहरादून की खुलेआम बिकने के लिए छोड़ दी गई है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं, सरकारों को चेतना होगा। हमारा युवा आज, अब जब आपने 24 तारीख की रैली देखी होगी तो ये हमारे अंदर का आक्रोश है। हम
कुछ नहीं कर पा रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं यहाँ के युवा। बेरोजगार संघ से भी आपने बात करी होगी, आपने देखा होगा, वो भी सब लोग यहाँ पर जो है इतनी तरीके से वो इतने टाइम से वो कर रहे हैं, कोई मांगे कोई कुछ वो नहीं उठाया जा रहा है। देखिए, सरकार को ये समझना होगा कि यहाँ पर नौकरियां, हमारे सीमित संसाधनों का प्रदेश है, हमारे यहाँ पर जो है पहाड़ी क्षेत्र है, हमारे नौकरियों पे बहुत ज़्यादा निर्भरता है। आपने जो है सेना में आपने देखा तो अब अग्निवीरों की भर्ती शुरू हुई है। हमारा एक बड़ा वो था कि वहाँ पर सेना में लोग यहाँ से जाते थे, वो भी एक बड़ी समस्या बन गई है। वहाँ पे कोई स्थायी रोजगार नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि मूल निवास की जगह स्थायी निवास की जो प्रक्रिया शुरू हो गई, तो लगभग सभी को एक पैमाने पर खड़ा कर दिया गया है। कहाँ जाएगा युवा? ये 24 तारीख की रैली में जो आपने देखा, वो युवा सड़कों पे उतरा, जिसको जो है ये जो दर दर की ठोकरें खा रहा है दिल्ली, मुंबई, बड़े शहरों में, और यहाँ पर बाहर के लोग आकर जो है नौकरियां कर रहे हैं, अच्छे पदों पर पहुंच गए हैं, क्योंकि वो तो अपने, और वो भी कहीं के मूल निवासी हैं, वो उन्हें अपने प्रदेश में जाकर वो मूल निवास की मांग करनी चाहिए थी, बजाय यहाँ आकर हमारे संसाधनों पर कब्जा करने की उन्हें जरूरत पड़ी। जैसे प्रांजल ने कहा कि जो उत्तराखंड का युवा है वो बाहर जाकर काम कर रहा है। जब हम बात करते हैं, गुसाई जी आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि आप उत्तराखंड आंदोलन से आप लोग जुड़े हुए हैं। मोदी जी ने एक रैली में कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी को यहीं रोक देंगे, उन्हें यहीं रोजगार देंगे। क्या मोदी जी का वो वादा, जिस तरह की सरकार काम कर रही है, क्या उससे संतुष्ट हमारे राज्य आंदोलनकारी हैं, या फिर वो उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है? अगर मैं भू कानून और मूल निवास की मांग को थोड़ा अलग रख दूं तो अगर भू कानून और मूल निवास ना भी हो, तब भी यहाँ पे इतना शोषण हो रहा है। मोदी जी की डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकारें हैं ना, तो मुजफ्फरनगर के कांड के दोषियों को आज तक सजा दी गई है। देहरादून में भी इतने कांड हुए हैं, उनको भी बरी कर दिया गया है। रोजगार की समस्या वहीं की वहीं है, और बागवानी पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कृषि में तो इतना स्कोप है यहाँ पे, ना सरकार जंगली जानवरों से बचाने के लिए कोई सुविधा दी है। आदमी चारों तरफ से यहाँ का, उत्तराखंड का जो पुराना लोग हैं, कोई भी बॉक्सा है, जनजाति है, पुराने लोग भी हैं, 1947 से लोग आ रखे, हम उनको भी भगाने की बात नहीं करते, किसी को वो नहीं भगाते। सब लोग तराई में बहुत ज़्यादा संपन्न हो गए हैं, और अब पूरे इंटरनेशनल लोग आ रहे हैं यहाँ पे, रिजॉर्ट बना रहे हैं। अंकिता भंडारी जैसे कांड होंगे। हमारे लोग सीधे साधे हैं बेचारे, किसी को पहाड़ों में पता नहीं है बेचारे। जब दुनिया देखेंगे तभी तो पता लगेगा। और सारे संसाधन हमारे लूट के इनको बाहर वाले लोगों को दिए जा रहे हैं, बाहर से ठेकेदार आ रहे हैं, और यहाँ तक कि पुरानी बिल्डिंगें, कबाड़ी का काम भी बाहर से मुजफ्फरनगर के लोग लाए जा रहे हैं। एक रोडवेज की पूरी ज़मीनें बेच दी गई हैं। आर्मी की नौकरियाँ चाहते हैं और दूसरी नौकरियाँ चाहते हैं। हम कहते हैं अपना रोजगार करो, खेती बाड़ी में करो, बागवानी करो, कृषि करो, उसमें बहुत पैसा है। मगर सरकार ने जंगली जानवरों से बचाने के लिए और कुछ नहीं करा इनके लिए। सिर्फ पैसा जो आता है सेंटर से किसी चीज़ के लिए, कृषि के लिए आता है, इंडस्ट्रियल के लिए आता है, जंगली जानवरों से बचाने के लिए आता है, वो सारा हमें पता है कैसे इसको ठिकाने लगाते हैं यहाँ के मंत्री, और यहाँ का पैसा सेंटर में वापस चला जाता है। सेंटर में वापस चला जाता है। आप यूथ हैं, मैं यूथ से भी जानना चाहूँगा। मूल निवास की मांग उठाई जा रही है, भू कानून की मांग उठाई जा रही है, और कई लोगों के मन में अभी भी वो सवाल है कि यार मूल निवास 1950 ही क्यों चाहिए हमें? तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अपने नाम के साथ बताइएगा प्लीज़। मैं चिंतन सकलानी, राज्य आंदोलनकारी। मैं 8 साल की उम्र से इस आंदोलन में कूद गया था, और मैं धरने प्रदर्शन में रहा हूँ, मैं जेल भी गया हूँ। मैंने मंजर तो नहीं देखा है। मेरे फादर गए थे 94 में, जब जेल भरो आंदोलन हुआ था, तो एक छोटा सा कैमरा लेके गए थे, उसमें रील डाले गए थे। उन्होंने सोचा था कि कोई घटना घटेगी तो मैं इसमें कैद कर लूँगा। तो जब वो गए तो उस टाइम घटना घट गई। तो मेरे फादर ने जो है बसों के पीछे, ये 65 बसें गई थी दिल्ली के लिए, तो दिल्ली कूच के लिए 65 बसें गई थी, तो मुजफ्फरनगर में रोक लिया गया था। तो मुलायम सिंह के ये ऑर्डर थे कि आंदोलनकारी का काफिला दिल्ली तक नहीं पहुंचना चाहिए, चाहे आप कुछ भी करो। तो पुलिस के ही जो मुलायम सिंह के गुंडे थे, सिपाही के काले कपड़ों में आए थे, उन्होंने भीड़ में एक पत्थर फेंका है, जिस कारण वहाँ भगदड़ मची। भगदड़ मचने से लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज होने के बाद तो रातों रात टैंकर, पानी का टैंकर वहाँ को उसको धुला दिया गया, ताकि जो है कि किसी को पता न लगे। पर हमारी जो मीडिया थी, मैं मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मीडिया ने इस आवाज़ को उठाया, नहीं तो ये आवाज़ नहीं उठती। मूल निवास का सवाल है, मूल निवास उन्हीं को मिलना चाहिए जो यहाँ के हैं।
अब आप ये देखिए, जो यारी बिहारी आ रहे हैं ये लोग, इनको मूल निवास दिया जा रहा है आज के, और जो हमारे पुराने हमारे लोग हैं उनको मूल निवास नहीं दिया रहा है। ये सरकार क्या सो रही है? आप ये बताइए। मूल निवास कोई बड़ी मांग नहीं है, मूल निवास एक छोटी सी मांग है। सरकार इन्हीं के साथ मिली हुई है, और कहीं क्योंकि कांग्रेस की सरकार हमारे यहाँ रही है, बीजेपी की सरकार हमारे यहाँ रही है, तो शिकायत दोनों से कहीं ना कहीं है। सर मैं आपके जी 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 कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस भी 10 साल रही, अब बीजेपी भी रह रही है, तो दिन भर तो ये लड़ते हैं और शाम को ये एक ही थाली में खाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, ये आप लोग भी जानते हैं। मतलब मिली भगत है कहीं कहीं, जो जनता को जो है बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब मैं धामी जी को ये चेतना चाहता हूं कि आज हमने उनका पुतला फूका है, अगर इससे भी उनको अकल नहीं आई तो बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। 1 तारीख को यहाँ पे जो है आत्मदाह करने वाले हैं हमारी एक लेडीज जो भी है, तो इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और मैं चेतना चाहता हूँ कि अगर जल्दी हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम चुनाव बहिष्कार करेंगे। हम घर में जा जाकर लोगों को बताएंगे कि ये ऐसी भ्रष्ट सरकार है जिसने सिर्फ अपने घर भरे हैं। इनको जो 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 मंत्री, जो प्रधान बनने लायक नहीं थे, वो आज मुख्यमंत्री बने। इनको ये सोचना चाहिए कि जिन जनता की बदौलत हम मुख्यमंत्री बने हैं, उन जनता के लिए सोचो आप कम से कम। नहीं, ये आपने सही कहा कि जनता के लिए सोचना चाहिए। अब सरकार की जब हम बात करते हैं, सरकार सिर्फ जनता के लिए नहीं होती, उसको वोट बैंक भी सोचना पड़ता है। जब ये राज्य आंदोलनकारी अपने अलग राज्य की मांग कर रहे थे तो उसके बाद वो सरकार ही बनाना चाह रहे थे, लेकिन जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो चाह रही थी कि नहीं, हमारा यहाँ दबदबा रहे। इसके लिए उन्होंने क्या करा कि आंदोलनकारियों को थोड़ा साइड करके अपने लिए वोट व्यवस्था और उन वोटों को पाने के लिए धन की व्यवस्था कैसे की जाए, ये इस काम में जुट के इसीलिए यहाँ पर आए हैं। इसीलिए शायद वो उस चीज को करना नहीं चाहते। अगर वो करेंगे तो वोट बैंक पे असर पड़ेगा। मोहित, मैं फिर से आप पे आना चाहूंगा, क्योंकि वैसे तो ये जो आंदोलन है पूरा, वो एक समिति कर रही है, भू कानून मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति। लेकिन आपका अगर बैकग्राउंड देखें तो आप यूकेडी से भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। अगर मैं क्षेत्रीय पार्टियों की बात करूं, अगर मैं पर्टिकुलर यूकेडी की बात करूं, क्योंकि उत्तराखंड आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, क्यों हमारी यूकेडी मजबूत नहीं हो पाई? क्यों हमारी यूकेडी जो है इन दोनों पार्टियों को टक्कर नहीं दे पाती और अपने मुद्दों को नहीं उठा पाती है? देखिए, जहाँ तक क्षेत्रीय पार्टी यूकेडी का सवाल है, मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ और पार्टी ज्वाइन करने के पीछे मेरी भी यही मंशा थी। कहीं ना कहीं उत्तराखंड क्रांति दल का उत्तराखंड राज्य बनाने में बहुत बड़ी भूमिका रही, और जो हमारे क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो सिर्फ यूकेडी उठाती है, इसलिए मैंने राष्ट्रीय दल के बजाय यूकेडी को चुना। और हो सकता है कि पार्टी के अंदर कुछ कमियां रही हों, जिस वजह से आज जनता का भरोसा पार्टी के अंदर, पार्टी के प्रति नहीं है। लेकिन एक दिन जरूर मुझे उम्मीद है कि जो हमारा दल उत्तराखंड क्रांति दल है वो जनता का भरोसा जीतेगी और पार्टी की जो दशा और दिशा है वो सुधरेगी। और बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो मोमेंट है, हमने एक समन्वय संघर्ष समिति बनाई है, उसमें हमने सभी क्षेत्रीय दलों को भी कहा कि आप इसमें शामिल हो जाइए। जितने हमारे राष्ट्रीय दल हैं, हमने कहा आप भी आइए, क्योंकि लड़ाई सबकी है। और भी सामाजिक संगठन है और भी तरह के संगठन हमारे प्रदेश में है। हमने कहा कि एकजुट होकर एक छतरी के नीचे आकर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जनता का आंदोलन है, किसी पार्टी विशेष का आंदोलन बिल्कुल नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का भी नहीं है। जनता इस मूवमेंट को आगे ले जा रही है, हम लोग इसमें एक सहयोग की भूमिका कर रहे हैं, संयोजन की भूमिका में हैं। हम लोग सबको जोड़ने का इसमें प्रयास कर रहे हैं। हम हर जगह जा रहे हैं, इस मूवमेंट में लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें कहीं भी ये बात नहीं आनी चाहिए कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी इसके पीछे है या अन्य तरह की चीज़ें इसमें हो रही हैं। तो हम कह रहे हैं कि जनता जब तक इस मूवमेंट में आगे रहेगी तभी हम इसमें सफल हो सकते हैं। जहां राजनीतिकरण अगर किसी मूवमेंट में हो जाए इस तरह के मुद्दों में, कहीं ना कहीं मामले फिर डाइल्यूट हो जाते हैं। तो हमारी यही आगे भी कोशिश है कि किसी भी तरह इसको एक तरह से एक जो समिति हमने बनाई है, इसके बैनर तले इस मूवमेंट को आगे ले जाया जाए और हमारे क्षेत्रीय दल हैं उनका साथ लिया जाए। हमारे और भी राष्ट्रीय दल अगर इसमें शामिल होना चाहते हैं उनको भी स्वागत किया जाए, क्योंकि सबकी भावना है कि उत्तराखंड के भले के लिए हर कोई सोच रहा है। तो ये हमारी आगे भी कोशिश है। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि भाई एक उत्तराखंडी के तौर पे अगर आप जुड़ रहे हैं तो आपका स्वागत है, वहाँ दल हम नहीं देख रहे हैं। लुसन, आप पे आना चाहूँगा कि एक बहस ना, एक नई बहस शुरू हो गई है जहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो आंदोलन है बाहरियों के खिलाफ है। तो पहाड़ी वर्सेस मैदानी एक नई बहस छिड़ी जा रही है, कितना सही है इसको ज़रा बताइए।
देखिए, ये आंदोलन किसी के खिलाफ नहीं है, ये आंदोलन मूल निवासियों के अधिकार का आंदोलन है। हम किसी के अधिकार छीन नहीं रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। ये सबसे बड़े दुर्भाग्य है कि इस राज्य में हमेशा बांटा गया है, चाहे वो जातिवाद हो, क्षेत्रवाद हो, मैदानवाद हो, हर चीज में बांटा गया है। हम मूल निवास की बात कर रहे हैं। मूल निवासी तो बद्रीनाथ में भी रह रहा इंसान है, हरिद्वार में भी रह रहा इंसान है। तो जो मूल निवासी है वो पहाड़ का भी है, मैदान का भी है। ये उसके संसाधनों पे जो बाहरी लोग हैं उनका जो अधिकार हो रहा है, जो स्थायी फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना के यहाँ आ रहे हैं और हमारे मूल निवासियों के अधिकार पर डाका डाल रहे हैं। तो हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। ये लगातार ये राष्ट्र जो कुछ लोग हैं जो बांटना चाहते हैं, आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं, वो ये बात फैला रहे हैं कि ये पहाड़ी वर्सेस मैदानी है। ये मूल, मैं अभी भी फिर से स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये मूल निवासियों का आंदोलन है। मूल निवासी तो विभिन्न जातियों के लोग हैं, विभिन्न क्षेत्रों के लोग हैं। उत्तराखंड में जो सन 1950 से जो उत्तराखंड की परिधि में रह रहा है वो उत्तराखंड का मूल निवासी है। ये उसके अधिकारों की लड़ाई है। हम किसी को ऐसा नहीं बोल रहे कि हम बाहर भगा देंगे। हाँ, जो फर्जी तरीके से यहाँ काम कर रहे हैं, जो फर्जी तरीके से यहाँ हमारे संसाधनों पर अधिकार डाका डाल रहे हैं, हमारे मूल निवासियों के अधिकारों पर डाका डाल रहे हैं, उनको तो बाहर भगाना ही पड़ेगा इस प्रदेश से। और पहला हक यहाँ के संसाधनों पर यहाँ के मूल निवासियों का होगा। जल जंगल जमीन पर पहला हक हमारा है। उत्तराखंड के मूल निवासियों के लिए ये राज्य बना था, किसी बाहर वाले के लिए ये राज्य नहीं बना था। लुसन ने एकदम सही बात कही कि जो संसाधन है वो उत्तराखंडियों को पहले मिले। रावत जी, आप उत्तराखंड आंदोलन में आप रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि 2000 में उत्तराखंड बना, कितना मिला? हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद यदि कोई आंदोलन चला तो वो उत्तराखंड राज्य का आंदोलन चला। और इस आंदोलन में हमारी वो बूढ़ी दादी 90 साल की, और उसी में उसका बेटा और उसी में नाती था। और फिर स्वतः ही एक और आंदोलन चला बेरोजगारों का, आपने देखा होगा पिछले साल। उसमें हमारे बच्चों ने, मतलब इतनी संख्या थी कि आज़ादी के ये राज्य के बाद वो हमें भीड़ दिखाई दी। और उसके बाद मोहित और इनकी पूरी टीम ने, इनको बधाई देना चाहता हूँ, छोटे छोटे हमारे भैया हैं जो, इनको बधाई देना चाहता हूँ। और फिर परसों का जो 24 तारीख की रैली थी उसमें भी सेम वही स्थिति थी, दादी, नाती और बेटा। कारण क्या? कहीं ना कहीं सरकारों के खिलाफ, और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं जो परसों तक हमारे साथ रहते थे, जो कहते थे कि हमें जिताइए, हमें वोट दीजिए, हम ही इसके खैर को आए हैं, हम अपने संसाधनों को लूट नहीं होने देंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो लोग जीत करके गए वो या तो सरकार में बैठ गए चुप, श्रीनगर में बाहर के लोग लगे। तो तब हमें लगा कि ये तो डाका डाला जा रहा है। जिस परिकल्पना को लेकर के ये राज्य बना था वो तो हम तो ठगे के ठगे रह गए, बेवकूफ बन गए। तो तब जा करके ये रैली नहीं थी। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं सरकार में बैठे लोगों को कि ये रैली नहीं है, ये जन आक्रोश है। और वो दिन दूर नहीं जब नेता आगे आगे होगा और जनता उनके पीछे पीछे होगी। वो अपने हिस्से का सवाल, वो अपने हिस्से का उनसे मांगेंगे, पूछेंगे कि आपको तो हमने बैठाया था सरकार में, लेकिन आप तो चुप होकर के बैठ गए। ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई? जो बाहर का व्यक्ति है वो वहां भी फायदा ले रहा है और वो यहां भी फायदा ले रहा है। और आपके माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूं, ये भ्रमित किया जा रहा है। परसों की जो रैली थी उस रैली में मोहम्मद अकरम भी था मंगलौर का, और आपने वीडियो देखे होंगे। और उसमें गुरमीत भाई हमारे जो पौड़ी के सरदार जी वो भी थे। और वो जोर जोर से कह रहे हैं कि हम तो यहाँ के मूल निवासी हैं, हम तो यहाँ के मूल निवासी हैं। हमारी लड़ाई सिर्फ उनसे है जो अभी 2 साल 3 साल 4 साल पहले यहाँ आकर के आ गए और यहाँ पर स्थायी प्रमाण पत्र बना करके उसका फायदा ले रहे हैं, और वो वहां भी फायदा ले रहे हैं क्योंकि वहां के तो मूल निवासी है, यूपी के। एक सही बात कही आपने कि जो जहाँ के आप मूल हैं वहाँ की आप बात करें। मोहित, आगे आपसे भी आना चाहूँगा कि आगे की बात अगर हम करें, जब एक 24 दिसंबर की रैली आपकी हो गई, आगे की क्या योजनाएं हैं, किस तरीके से इस आंदोलन को आगे लेके जाएंगे हम? देखिए, हमने कुछ दिन पहले मीटिंग भी कर दी है और हमने ऐलान कर दिया कि अब हम कुमाऊं में इस आंदोलन को फैलाना चाहते हैं। और बागेश्वर में उत्तरायणी का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मेला होता है। वहाँ पर ये एक तरह से जो हमारी जो ज़मीन है बागेश्वर की, वो आंदोलन की ज़मीन रही है। उत्तराखंड आंदोलन हो, चाहे इससे पहले स्वतंत्रता का आंदोलन रहा हो, तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सरयू नदी में कुली बेगार
आंदोलन के दौरान रजिस्टर फेंके गए थे। तो हम उस आंदोलन से प्रेरित होकर हमने भी एक यहाँ पे एक प्लान किया है कि हमारे जितने युवा हैं, हजारों की संख्या में हम वहाँ पे जाएंगे और जो हमारे स्थायी निवास प्रमाण पत्र हैं हम उनको सरयू नदी में बहा देंगे। ये हमने युवाओं से वहाँ पर बात की है, तो सब लोग इसके लिए तैयार है। इसके साथ ही साथ वहाँ पे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है उसमें भी हमारी भागीदारी रहेगी। वहाँ पर भी हम अपनी बात रखेंगे, लोगों को इस अभियान से जोड़ेंगे। उसके बाद हमने ये प्लान किया है कि हल्द्वानी में ही जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में एक महारैली करेंगे, जैसा हमने देहरादून में किया था। तो वहाँ भी हमारी पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह जनता को इस मूवमेंट से लगातार जोड़ा जाए, लोगों के बीच जाया जाए, खासकर युवाओं को अपने मूवमेंट से कनेक्ट किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये युवाओं के फ्यूचर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो हमें जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, हमें पूरी उम्मीद है कि आंदोलन लगातार बड़े फलक पर पहुंच रहा है, बड़ा रूप ले रहा है। अगर सरकार से हमने तो कह दिया है कि आपके पास समय है, आप विधानसभा सत्र में इस बात को रखिए, इस विधेयक को पारित कीजिए कि मूल निवास 1950 को इस प्रदेश में लागू कीजिए। क्योंकि झारखंड की हम जब बात करते हैं तो वहाँ की सरकार 1932 का मूल निवास विधेयक पारित कर चुकी है, उसको केंद्र सरकार को भेज चुकी है। यहाँ भी हम चाहते हैं कि सरकार ऐसा ही करे, विधेयक पारित करके केंद्र सरकार को भेजे और वहाँ पर जो संविधान की 9वीं अनुसूची है इस प्रस्ताव को उसमें शामिल किया जाए, ताकि कोर्ट का इसमें हस्तक्षेप ना हो। ये हमारी मांग है। तो सरकार अगर इस मांग को हमारी पूरी कर देती है और जमीनों को लेकर सशक्त हमें भू कानून मिल जाता है, ताकि बाहरी आदमी को यहाँ जमीन न खरीद पाए, कृषि भूमि को बचाने का हमारा संकल्प है, तो कहीं ना कहीं हम लोग तब इस मूवमेंट के बारे में सोचेंगे कि अब क्या किस दिशा में जाना। अगर हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी, हमारे उद्देश्य पूरा हो जाएगा, तो मूवमेंट खत्म हो जाए नहीं पड़ेगी। दूसरा एक और हम ये सोच रहे हैं कि उत्तरायण जो हमारे मकर संक्रांति का पर्व है उस दौरान कई देव डोलियाँ संगम पर स्नान की लाती हैं। तो हमने ये भी किया है कि वहाँ पर भी जितने भी लोग आएंगे तो वहाँ पे संकल्प लेंगे गंगा जल लेके कि हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को बचाने के लिए मूल निवास की इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह का भी हम एक कार्यक्रम तय कर रहे हैं, इसकी भी हमने रूपरेखा बनाई है। तो हम तमाम जनमानस को इस मूवमेंट से जोड़ने के लिए हमारी आगे भी कोशिश रहेगी और निरंतर जिस तरह से लोगों का इस मूवमेंट में हमें लगातार फ़ोन भी आ रहे हैं, लोग जुड़ भी रहे हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है जनता कहीं ना कहीं जब सड़कों पे आ गई है, जनता का कहीं ना कहीं जो पीड़ा बाहर आ गई है, तो ये मूवमेंट आगे बढ़ेगा और इसमें हम निसंदेह, हमें कोई इसमें संदेह नहीं है कि हम इसमें सफल नहीं होंगे। लुसन, मैं आपके पास आना चाहूँगा कि जैसे कि आपकी तैयारियां चल रही हैं, आप आंदोलन के लिए रैलियां करने वाले हैं। जो लोग उत्तराखंड के हैं, दिल्ली और मुंबई में रहते हैं या बाहर कहीं रहते हैं, वो कैसे इस आंदोलन से जुड़ सकते हैं? क्या उनके लिए जरिया हो सकता है या फिर क्या कोई ऐसा प्लान आप लोग कर रहे हैं कि जिसके जरिए वो जुड़ सकते हैं? देखिए, जब देहरादून में भी महारैली हुई थी तो बाहर जो प्रदेशों में, अन्य प्रदेशों में भी जो उत्तराखंड वासी रह रहे थे वो भी बड़ी संख्या में आए और उनका लगातार सहयोग मिलता रहा कि वो चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, अपने वीडियो के माध्यम से हो, लगातार हमारा बहुत उन्होंने समर्थन किया, पूरे आह्वान रैली का समर्थन किया। और अभी तो जब प्रदेश भर में होगी उसके बाद हम पूरे जो विभिन्न संगठन हैं जो अन्य प्रदेशों में भी उत्तराखंड के रह रहे हैं, हमारे जो मूल निवासी हैं जो अन्य प्रदेशों में भी रह रहे हैं, उनके साथ भी हम लगातार संवाद कर रहे हैं, उनके साथ भी हम आगे की रणनीति बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम उनसे संवाद नहीं कर रहे हैं या उनके साथ कोई रणनीति बना रहे हैं, वो पूरे तरह से इस आंदोलन में शामिल हैं, वो हमें बता रहे हैं क्या करना है। तो आगे भी हम रणनीति बनाएंगे कि कैसे कैसे करके अन्य प्रदेशों के और लोगों को भी, प्रवासी जो हमारे उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, उनको आंदोलन में जोड़ना है। और इस मूल निवास, क्योंकि ये मूल निवास का जो आंदोलन है ये पूरे उत्तराखंड के जो लोग हैं ये सब एकजुटता से सड़कों पे 24 दिसंबर को भी आए थे और लगातार जो जन समर्थन मिल रहा है इसमें पूरे देश के जितने भी उत्तराखंड के मूल निवासी हैं वो हमारा समर्थन कर रहे हैं और उनके साथ हम पूरी तरह से प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही आगे बढ़ेंगे। प्रांजल, एक सवाल हमेशा उठता है कि जब झारखंड 1932 से मूल निवास मांग रहा है तो हम 1950 से मूल निवास क्यों चाहते हैं? क्या कारण है इसका? देखिए, जैसे कि झारखंड क्योंकि एक जनजातीय क्षेत्र है, उन्होंने 1932 में कुछ जनजातीय व्यवस्था जो अंग्रेजी कानून में थी उसके हिसाब से वो 1932 का मांगा था। लेकिन हम कह रहे हैं कि जब 26 जनवरी 1950 को, जब से हमारा संविधान लागू हुआ है, हम तभी से ये मान लेते हैं कि ये जो जहाँ का स्थायी निवासी है वहाँ का मूल निवासी माना जाएगा। भारत आज़ाद हुआ उसके बाद सारे मूल निवास की व्यवस्था लगभग सभी जगह सेम ही रही। केवल उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ कर मूल निवास खत्म कर एक स्थायी निवास की भी व्यवस्था शुरू करी और बाद में उसे खत्म कर दिया गया। देखिए, मूल निवास की व्यवस्था पूरे देश में, सभी प्रदेशों में
मूल निवास की व्यवस्था है। यहाँ भी जो लोग आए हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मूल के हैं। हम इसीलिए ये 1950 इसलिए कह रहे हैं कि उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। अगर उसी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को 6 सितंबर 1950 के मान लिया जाता है आधार, तो सभी लोगों को जो है मूल निवास उस समय से यहाँ पर मिलना चाहिए। और हम आगे भी जैसे लोगों से, जैसे आपने कहा कि लोग और जुड़ रहे हैं, हमारे सभी जो है लोग जो है मूल निवासी अलग अलग प्रदेशों में यहाँ पर रह रहे हैं, उनके लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ पर बनाया है। हमने नंबर भी व्हाट्सएप उस पर सोशल मीडिया पे जारी कर दिए हैं। वो लोग हमें मैसेज भेजें, हम उनसे जुड़ेंगे। हर प्रकार से जो मूल निवासी यहाँ का किसी भी उसमें रह रहा हो या नौकरी कर रहा हो, हम उसको चाहेंगे कि वो यहाँ से जुड़े और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाए। आगे की रणनीति जैसे हमने बताया कि हम इसको हल्द्वानी में ले जाना चाहते हैं, बड़ी महारैली हम वहाँ प्लान करना चाहते हैं कि वहाँ पर एक बड़ी महारैली हो सब, क्योंकि इस जो 24 तारीख की महारैली थी उसमें लगभग प्रदेश में हर जगह से लोग आए हुए थे। वहाँ कुछ लोग अपनी जमीन के लिए, और देखिए ये कल्चर का मामला है। जो भी प्रदेश बनता है उसकी एक भाषा है, एक संस्कृति है। हमारी संस्कृति और भाषा हमारी जो है मैदानी क्षेत्रों से थोड़ी अलग थी। यहाँ विषम भौगोलिक क्षेत्र था, इसीलिए ये प्रदेश मांगा गया था और इतने लंबे आंदोलन के बाद ये प्रदेश मिला। आज जब जो है ये प्रदेश हमें थोड़ी नौकरियां देने की स्थिति में आया है, तो आपने जो है सभी लोगों को एक ही स्तर पर खड़ा कर कर यहाँ के लोगों का रोजगार छीन लिया, यहाँ की लोगों की जमीन छीनने की पूरी तैयारी कर ली। कानून में ऐसे ऐसे पेच डाल दिए हैं, ऐसे ऐसे लूप होल डाल दिए हैं कि कोई भी आकर यहाँ पर जो जमीन खरीद सकता है। आने वाले समय में यहाँ पर जो आपके जनप्रतिनिधि भी होंगे वो सब आपको यहाँ के मूल निवासी नहीं मिलेंगे, ये होना है। और ये किसी भी प्रकार से कोई पहाड़ वर्सेस मैदानी का मामला नहीं है, ये बात लोगों को पूरी तरह से वो है समझा दें। ये सभी मूल निवासियों के अधिकारों की मांग की बात है। हम अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपनी संस्कृति को बचाने की लड़ाई है। उससे हम इस आंदोलन को कर रहे हैं कि पहाड़ी मूल का व्यक्ति जो है एक हो सके और अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। हम किसी का कोई अधिकार यहाँ पर छीनने की हमारी कोई मंशा नहीं है। मोहित, इसमें इस बार का जो आंदोलन हुआ उसमें हमारे जो गायक हैं, उत्तराखंडी गायक हैं, उन्होंने भी बड़ा सपोर्ट किया, बड़ा सहभाग लिया। पर्टिकुलरली हम नरेंद्र सिंह नेगी जी की बात करें तो उनके एक आह्वान पर कहते हैं कि एक मेन पॉइंट जो है वो भी रहा कि लोग ज़्यादा आए, पर सोशल मीडिया पे सवाल उठाया गया कि नेगी जी तो आह्वान करके चले गए कहीं और, है ना, आप नेगी जी से मिलने गए हुए थे। तो क्या ये नेगी जी के लिए जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई आप आह्वान करके अपने काम पे चले गए, क्या उनको नहीं आना चाहिए था? ये लोगों का सवाल सोशल मीडिया पे उठाया जा रहा है। देखिए, जब हम लोग नेगी दा से मिलन के घर पे गए तो हमने उनसे अपील करने के लिए कहा, नेगी दा आप एक आह्वान कर दीजिए, और उनसे काफ़ी लंबी चौड़ी हमारी बातें हुई। 1.5 घंटे हम उनके साथ बैठे रहे। उन्होंने कहा मैं आह्वान कर लूँगा। हमने उनसे ये भी अनुरोध किया कि आपको भी महारैली में शामिल होना है, हमारा आपसे विनम्र आग्रह है। तो उन्होंने हमसे कहा कि मेरा कार्यक्रम पहले से फिक्स हो गया है, मुझे चमोली जनपद में एक कार्यक्रम में जाना है, तो मैं इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाऊँगा। उन्होंने उस दिन स्पष्ट कर ली थी कि मैं नहीं आ पाऊंगा उस कार्यक्रम। ये हम पहले की बात करें, जब तक 24 दिसंबर की रैली नहीं हुई थी। 24 दिसंबर की रैली से पहले हम उनसे मिलने गए थे कि आप एक आह्वान जनता के नाम कर दीजिए, हमारी ये मांगे हैं, और इस तरह से आप अगर बोल देंगे तो कहीं ना कहीं जनता इस महारैली का हिस्सा बन जाएगी। तो उन्होंने उस दिन स्पष्ट हमसे कह दिया था कि मैं उस दिन नहीं आ पाऊंगा। मैं उस दिन, उनकी इच्छा थी रहने की, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मैंने कार्यक्रम पहले ही दे दिया है तो उसके को कैंसिल करना सही नहीं रहेगा। तो आगे जो आपके कार्यक्रम रहेंगे मैं कोशिश पूरी करूंगा कि उसमें भागीदारी निभाऊं। और उन्होंने बद्रीनाथ से भी जनता का धन्यवाद किया, पूरे प्रदेश की जनता का धन्यवाद किया कि आप इतनी बड़ी संख्या में आए। तो मुझे लगता है कि ये सवाल नहीं उठने चाहिए। नेगी जी की मंशा पर हमको किसी को भी नहीं सवाल उठाने चाहिए, क्योंकि वो एक तरह से हमारे सांस्कृतिक जो हमारे धरोहर है, जो संस्कृति है, कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से हमारी संस्कृति बची हुई है। वो हमारे आदर्श हैं, उत्तराखंड के संस्कृति के सशक्त हस्ताक्षर हैं, और उनके एक आह्वान से तो सरकारें गिर जाती हैं। सरकारों को खतरा है, नेगी जी जब आह्वान करते हैं तो सरकार हिल जाती है। तो इसलिए एक तरह से ये भी संदेश देने की कोशिश की गई कि नेगी जी इस कार्यक्रम में शामिल होने नहीं जा रहे हैं, ताकि लोग कम आए, महारैली का हिस्सा ना बने। तो ये भी प्रचारित किया गया, और ये षड्यंत्र तो खैर होते ही हैं, लेकिन नेगी जी पे बिल्कुल भी हम लोग संदेह नहीं कर सकते हैं। जो उन्होंने उत्तराखंड के लिए किया है ऐसा शायद ही आज तक कोई कर पाया हो। बिल्कुल बिल्कुल हमारे अभिभावक हैं और हम उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और आगे भी उनका आशीर्वाद से हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे।
आगे बढ़ाएंगे। तो क्योंकि लोक कलाकारों की भूमिका और नरेंद्र सिंह नेगी जब हम बात करते हैं तो ऐसे कई गीत हैं जिन्होंने सरकारों की चूल्हे हिलाई हैं, तो सवाल उठता है लेकिन उन्होंने जवाब बद्रीनाथ से दे दिया था और एक आह्वान वहाँ से भी कर लिया था। मैं आप लोगों के पास एक एक सवाल लेकर के आऊँगा, लेकिन लुसुन से उससे पहले पूछ लेता हूँ। लुसुन, एक कांग्रेस दिसंबर में कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं महाराज जी, उन्होंने एक सवाल उठाया कि हम 1950 मूल निवास की कट ऑफ डेट रखने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जो तराई में हमारे जो लोग बसे हुए हैं उनका क्या होगा। क्या कांग्रेस की ये चिंता बहुत जायज़ है या फिर उनका कुछ हिडन एजेंडा है? देखिए, तराई में भी तो मूल निवासी बसे हैं। तो कांग्रेस ने, अगर हमारे सामने भी बयान आया था कि कांग्रेस अध्यक्ष ने ये कहा है कि 1950 में उनका स्टैंड गोलमाल रवैया दे रहा था, तो हमने तो उसी दिन विरोध किया था कि 1950 से जो हमारी डेट है उससे तो हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे नहीं, वो हमारी जो वन स्टैंड है तो हमारा एक ही स्टैंड है। उसके बाद ये कहा गया कि वो हिंदुस्तान जो उस टाइम जो पत्रिका थी कि इन्होंने कि दूसरे तरीके से छापा गया है, तो ये तो उनके आपस का पत्रकार और कांग्रेस पार्टी का आपस का मामला है। हमारा जो तय है, पॉलिटिकल पार्टी है, सबको हम बता देते हैं कि जो मूल निवासी है वो 1950 से रह रहा है। आप सबको, कोई भी उत्तराखंड में राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा और इस मुद्दे पे जनता के साथ भागीदारी करनी पड़ेगी। जो नेतृत्व हो रहा है संघर्ष समिति द्वारा इस आंदोलन का, उसके साथ पूरी तरह से मूल निवासियों जितने भी लोग लड़ रहे हैं उनके साथ पॉलिटिकल पार्टी को स्टैंड भी क्लियर करना पड़ेगा, अपनी भागीदारी भी देनी पड़ेगी। और जो इस मामले में गोलमोल जवाब देगा वो मूल निवासी विरोधी है, उत्तराखंड विरोधी है, वो पहाड़ विरोधी है। पहाड़ विरोधी है, मतलब आपको स्टैंड क्लियर करना है। जब हम कांग्रेस की बात करते हैं, सर आपके पास आऊंगा मैं, जब हम कांग्रेस की बात करते हैं, और उत्तराखंड का ये इतिहास रहा है कि कांग्रेस बीजेपी हम खेलते रहे हैं। कांग्रेस आज बोल रही है, मैं रैली में जो कांग्रेस की नेता आई थी उनसे मैंने बात कर रहा था, वो तैयार हैं कि मूल निवास यहाँ लागू हो जाए। लेकिन जब कांग्रेस की ही सरकार थी तब क्यों कुछ इस मुद्दे पे नहीं किया गया? ऐसा है सर, सबसे पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूँ, वो इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा सहयोग दे रही है। रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस जितना इसका विरोध करेगी उतना गर्द में जाएगी और कांग्रेस को नुकसान होगा। मूल निवास और आपका भू कानून से वर्तमान में जो सरकार है, अगर वो इसको लागू करती है तो उसका फायदा है। एक बनिया जब दुकान खोलता है तो वो किसी माल को खरीदता है और उसमें कुछ अपना मुनाफा जोड़ के माल को बेच के मुनाफा कमाता है। ये बिहार का आदमी यहाँ का निवासी होगा या आपका हिमाचल, वो आपका मिजोरम का या नागालैंड का, कश्मीर का आदमी यहाँ का निवासी होगा। अगर हम यहाँ का अपने को निवासी नहीं मानते हैं तो आज सबसे बड़ा नुकसान आज पूरे उत्तराखंड को आगे जो नुकसान पहुंच रहा है, जो 23 साल से सरकार बनने के बाद आज हम लोग पीछे पीछे धकेले जा रहे हैं। एक गढ़वाली में कहा बच्चा गुंड फूके गया किरान का खाए, मतलब इतने हम लोग जल चुके हैं। आज आम जनता, बच्चा, छात्र, सरकार के नुमाइंदे, और उनको बेनिफिट है। मैं तो इसमें एक बात और कहना चाहूँगा आपसे कि मैं ये भी चाहता हूँ कि ग्राम प्रधान भी मोड़ सकते हैं कि इन्हें मतदान का भी बहिष्कार कर सकते हैं, किसका को मतदान न दिया जाए, भाजपा के खिलाफ भी कर सकते हैं। हाँ, खिलाफ भी कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव में मतलब तैयारी पूरी है झटका देने की। आखिरी 2 सवाल में रखना चाहूँगा, प्रांजल के पास आना चाहूँगा। प्रांजल, जब 2017 या 18 में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने भू कानून को थोड़ा आसान किया उसको, तो ये बोला गया कि यार हम इंडस्ट्रीज़ को लाना चाहते हैं, हम यहाँ पे उद्योग धंधों को लाना चाहते हैं, अगर हम इनको बहुत स्ट्रिक्ट रखते हैं तो लोग आएंगे नहीं। तो इस पर आपका क्या है कि क्या ये सही तर्क है उनका? देखिए, जब भी भू कानून के बारे में बात होती है तो हम हमेशा जो स्टैंडर्ड मानते हैं वो हिमाचल को मानते हैं। और आज की आप डेट में देखें तो उनका पहले जो मुख्यमंत्री थे पवार जी, उन्होंने ऐसी व्यवस्था जो है भू कानून के लिए कर दी थी कि आसानी से वहाँ पर ज़मीनें नहीं ली जा सकती हैं। मैं ये कहता हूँ कि हिमाचल का आप किसी भी पैरामीटर पर देखें, क्या हम उससे कहीं हैं, कहीं उसके उसमें हैं? हम हमेशा उनसे पीछे हैं, वो आज भी हमसे आगे हैं। आपको क्षेत्र को देख के, ये विषम भौगोलिक क्षेत्र है, क्षेत्र को देखकर वहाँ की इंडस्ट्री डेवलप करते हैं। आप देखिए कि कहीं आप हमारे यहाँ जितना भी जो उत्पादन है, चाहे वो लकड़ी से है, रिंगाल से है, ऊन से हो सकता है, ये सब ना डेवलप करके जो यहाँ पर जीआई टैग जिन प्रोडक्ट्स को मिल सकते हैं, आप उन पे ना काम करके आप तराई के क्षेत्रों में एक एक कमरे के लिए लोग यहाँ पर इंडस्ट्री खोल देते हैं, उसके नाम पर सब्सिडी लेने के लिए यहाँ पे इंडस्ट्री खोल देते हैं।
किसी भी प्रदेश में एक ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है उसका, एक शेप है उसकी, आप वहां पर उसी तरह की इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं जो वहां हो सकती है। आप इसके नाम पर कि बाहर से हम जो है निवेश ले रहे हैं, और वो निवेश लेकर आप कर क्या रहे हैं, वो कंपनी सारी की सारी किकबैक्स दे रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। ये लोगों को समझना होगा। हमारे यहाँ अलग तरह की इंडस्ट्री डेवलप करी जा सकती है। हमारे यहाँ टूरिज्म है, हमारे यहाँ रिलीजियस टूरिज्म है, वो जो आसानी से यहाँ पर हो सकता है, उसको बढ़ावा देने की बजाय आप हमेशा ये कहते हैं इसी नाम पे कि हम जो है जमीनों के लिए वो दे रहे हैं, और आपने ऐसी ऐसी उसमें धाराएं जोड़ दी हैं। अब आप जब भी नगर पालिका का जो है, आप पिछली बार देखेंगे 60 हमारे पास वार्ड थे, वो 100 वार्डों में कन्वर्ट हुए 2018 में, पर इसी में आपने किया। उसके बाद क्या हुआ, जब आप विस्तार करते हैं तो वो जो नियम है, जो पहले यहाँ पर जो है ऊपर के क्षेत्रों में जो है कुछ कड़े नियम हैं, वो डाइल्यूट हो जाते हैं, और फिर आपने 1,75,000 बीघा जमीन जो है खुली छोड़ दी इस परिसीमन के नाम पर, और कोई भी आकर इनको आकर यहाँ पर खरीद सकता है। देखिए, मेरा मानना यह है, ये पॉलिटिकल विल की कमी है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक सीधा सादा आप बना सकते हैं एक सशक्त भू कानून, चाहे आप हिमाचल की तर्ज पे बनाएं। हमारी भी ड्राफ्टिंग कमेटी, आज उसकी घोषणा होगी, और हम एक ड्राफ्टिंग कमेटी बना रहे हैं जिसमें बुद्धिजीवी वर्ग जो है इसमें बैठेगा और तय करेगा किस तरीके का भू कानून हमारे पास होना चाहिए। ये सरकारें जिनके पास इतना लीगल एडवाइजरी सिस्टम है, सब कुछ है, क्या वो एक जो है सिंपल सा भू कानून यहाँ पर नहीं ला सकती है? एक मजबूत यहाँ पर ट्रांसफर नीति नहीं ला सकती है? क्या मूल निवास की व्यवस्था यहाँ पर नहीं ला सकती है? सरकारों का काम है, सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा? इस वजह से हम ये युवा सड़कों पे उतरे, और हम आपको बताएंगे कि किस तरीके का भू कानून होना चाहिए और वो कैसे बन सकता है। हम आपको बताएंगे मूल निवास की प्रक्रिया यहाँ पर कैसे हो सकती है। ये बड़ा सिंपल है। ये केवल और केवल जनता को भरमाने का प्रयास होता है कि साहब इसमें टेक्निकलिटीज बहुत हैं। कोई टेक्निकलिटीज नहीं है। हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी आपको ड्राफ्ट बना के देगी, हम बताएंगे किस तरीके से वो विषम सब्जेक्ट्स को आसान कैसे किया जाता है और किस प्रकार से विधानसभा में वो पास होता है। पास हो सकता है जी। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि आप जाकर मीडिया के बंधुओं से भी कहूंगा कि अपने जनप्रतिनिधियों से, विधायकों से, सांसदों से, मंत्रियों से जाकर सवाल पूछे, पार्टियों से सवाल पूछे कि मूल निवास पर और भू कानून पर उनका क्या स्टैंड है। वो अपना स्टैंड क्लियर करें, या तो वो इस पक्ष में होंगे या विरोध में होंगे। हम चाहते हैं कि वो लोग भी चिन्हित हों जो इसके विरोध में है। एकदम सही कहा आपने कि आपको सिर्फ ऊपरी बात नहीं करनी होगी, आपको दिखाना होगा कि हम किसके साथ खड़े होते हैं। आखिरी सवाल लुसन और मोहित से। लुसन, आंदोलन पहले भी हुए, जैसे मैंने पहले भी एक सवाल पूछा था, आंदोलन पहले भी हुए, शांत हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। ये जो आंदोलन अब शुरू हुआ है, जिस तरह की आपकी तैयारियां दिख रही है, काफी मजबूत दिख रही हैं, लेकिन फिर भी सवाल ये उठता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि 2 रैलियां कर ली, 4 रैलियां कर ली और उसके बाद हम शांत बैठ गए। देखिए, उत्तराखंड आंदोलन की धरती रही है। ये देवभूमि ऐसी धरती रही है कि यहाँ अपने अधिकारों के लिए यहाँ के निवासियों ने आंदोलन नहीं किया है। चाहे वो कुली बेगार प्रथा के खिलाफ ऐतिहासिक आंदोलन रहा हो आज़ादी के समय, उसके बाद गढ़वाल विश्वविद्यालय के लिए आंदोलन हो, उत्तराखंड आंदोलन हो, तो आंदोलन तो हमें करना ही पड़ेगा। और आंदोलन ठंडा इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जनता सड़कों पे आ चुकी है। जनता ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि भाई अब हमें लूटना बर्दाश्त नहीं है, अब हमें अपना शोषण बर्दाश्त नहीं है। इसलिए लगातार हम आंदोलन को तेज गति देंगे। जनता के नेतृत्व में हम चल रहे हैं। अब हम इसके बाद बागेश्वर भी जाएंगे, मकर संक्रांति के समय सरयू की नदी तट पे स्थायी निवास की प्रतियां बहाएंगे। उसके बाद हल्द्वानी में भी रैली करेंगे और पूरे प्रदेश भर में कोई भी कोना नहीं छोड़ेंगे। पिथौरागढ़ के सीमांत कोने से लेके हम चमोली तक जाएंगे। हर जगह, हर गाँव में कमेटियां बनेंगी, लोगों से चर्चा की जाएगी, और इस पूरे आंदोलन को जब तक अपना अधिकार नहीं हमें मिल जाता, हमें मूल निवास नहीं मिल जाता, तब तक आंदोलन किसी भी हाथ में कतई भी नहीं रुकेगा नहीं, आंदोलन जारी रहने वाला है। मोहित, आखिरी सवाल, 2024 आने वाला है, लोकसभा चुनाव सिर पर हैं, सरकारें उसकी तैयारियां कर रही हैं। अगर ये मांगे नहीं मानी जाती हैं उससे पहले और आपके चुनाव आ जाते हैं, तो जो समिति है जो जिसको इसको लीड कर रही है, क्या योजना उसको लेकर के रख रही है फिलहाल? देखिए, हम पार्टियों से मांग करेंगे, जो सत्ताधारी पार्टी है, हम उनसे अभी मांग कर रहे हैं कि आप मूल निवास 1950 और सशक्त भू कानून दीजिए। अगर ये मांगे नहीं मानती तो जनता फैसला करेगी। वो जनता की विवेक पे निर्भर करता है, क्योंकि हम लोग हमारी समिति कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, ये जनता की समिति है, और हम ये जनता पे छोड़ देंगे कि आपको किसका सपोर्ट करना है, किसका नहीं करना है। जनता देखेगी, मूल्यांकन करेगी। जनता का विवेक बहुत सही रहता है। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता था कि जो मूल निवास वाली बात है, जो कई ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने यहाँ स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाए हैं, जो अपने प्रदेश में भी मूल निवासी हैं, माना कोई यहाँ पर यूपी, बिहार या राजस्थान का कोई व्यक्ति हमारे राज्य में है,
वो अपने प्रदेश में अगर मूल निवासी है, अगर उसने यहाँ स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाया है तो ये कानूनन अपराध है, ये संविधान के खिलाफ है। तो इसमें इनके खिलाफ मुकदमे तक दर्ज हो सकते हैं। इनकी संख्या हमें पता है बहुत बड़ी है, तो हमने उनको भी साफ संदेश दिया है कि अगर आपने इतना बड़ा अपराध किया है, आप इस तरह के स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं, अपने राज्य में आप मूल निवासी यहाँ स्थायी बना रहे हैं और दो लाभ ले रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। सरकार इनको चिन्हित करे आखिर ये कौन कौन लोग हैं जिन लोगों ने दो अपने प्रमाण पत्र बनाए थे। दूसरा, जिन लोगों ने फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाए हैं उनका भी मूल्यांकन होना चाहिए, और उन लोगों को भी हम कह देना चाहते हैं स्पष्ट तौर पे कि वो लोग उत्तराखंड छोड़ दें, अपने राज्य में जाएं। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे ये लोग भर्ती हो गए हैं, बाहर के अधिकारी इन लोगों को यहाँ लाकर नौकरियां दे रहे हैं, चाहे आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से हो, चाहे संविदा पे इनको लगाना हो। तो हम इनको साफ संदेश देना चाहते हैं जिन लोगों ने बनाए हैं वो तुरंत उत्तराखंड छोड़ दें, क्योंकि वो अपने राज्य में चले जाएं। यहाँ हमारे युवाओं बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है। यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा, यहाँ पर एक काउंटर जो सरकार की तरफ से हो सकता है, एक पॉसिबल क्वेश्चन जो उठ सकता है कि भाई हम बाहर के लोगों को इसलिए ला रहे हैं क्योंकि वो टैलेंट जो हमको चाहिए वो हमको यहाँ पर नहीं मिल रहा है। कोई अगर पर्टिकुलर इंजीनियरिंग का काम करता है तो वो बंदा मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं बाहर से ला रहा हूँ। क्या ये तर्क सही हो सकता है? आप एक बात बताइए, हमारे टैलेंट पर शक करना, संदेह करना, ये समझ से पर है। हमारा टैलेंट तो पूरी दुनिया में है, फैला हुआ है। और आप बताइए, नर्सिंग के लिए कौन सा टैलेंट चाहिए? क्या हमारे यहाँ के युवा जो नर्सिंग जिन्होंने किया है तो वो उस नौकरी के हकदार नहीं हो सकते थे? आप क्यों राजस्थान के इतने लोगों को यहाँ भर्ती कर रहे हैं? और भी पोस्टमैन है, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है। कौन से डिपार्टमेंट में बाहर के लोग नहीं भरे हुए हैं? इंजीनियर आप बाहर से ला रहे हो, यहाँ के बच्चे क्यों फिर उनको पढ़ा रहे हो आप? क्यों उनको डिग्रियां दी जा रही हैं? वो इस काबिल नहीं है क्या? तो उनकी काबिलियत पे शक नहीं किया जा सकता है। ये बड़ा खेल है, दरअसल इसके पीछे पैसे खेल है। बाहर के लोगों से पैसा ऐंठना है, उनको नौकरियां देनी है, अपनी जेबें भरनी है। तो इसीलिए हमने ये संदेश दे रहे हैं कि बाहर के लोग जिन्होंने फर्जी बनाया, जो फर्जी बनवा रहे हैं स्थायी निवास प्रमाण पत्र, हमारे पास बहुत सारी सूचनाएं इस तरह से मिल रही हैं, तो उनको तुरंत उत्तराखंड छोड़ देना चाहिए। ऐसा ना हो कि जनता का आक्रोश फैले, डिपार्टमेंट में घुस के जाया जाए, देखा जाए, चिन्हित किया जाए कौन लोग हैं, कितने साल इनको हो गए इस प्रदेश में आए हुए, और फिर जनता इनको अपने तरीके से ठीक करे। ऐसी स्थिति ना हो, इससे पहले इन लोगों को छोड़ देना चाहिए प्रदेश। और जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनके पहले अधिकार, उनके जो भी संसाधन हमारे, उन्हीं का होना चाहिए, ये हमारी मांग है। और सरकार को भी सोचना चाहिए इससे पहले कि जो उत्तराखंड में ये जो आंदोलन की चिंगारी है ये 16 में भड़क जाए, बहुत बड़ी क्रांति इस प्रदेश में हो जाए। इससे पहले सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए कि यहाँ के युवाओं का जिस तरह से शोषण हो रहा है, यहाँ के जो संसाधन लूटे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत अंदर खाने लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है। तो ये गुस्सा कब बहुत बड़ा उग्र रूप ले ले, सरकार को इससे पहले गंभीरता से सोचकर जो बाहरी प्रदेश के जो फर्जी लोग इस प्रदेश में नौकरियां कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह से चीज़ें कर रहे हो, उनको कहिए कि आप अपने प्रदेश में जाइए, वहाँ आपके पास पूरी संभावनाएं हैं। यहाँ हमारे मूल निवासियों के लिए जो अधिकार है उसको सुरक्षित रहने दीजिए। भू कानून का मुद्दा समझते हैं, इसकी मांग क्यों उठाई जा रही है ये बात समझते हैं, तो समर्थन में आप भी खड़े होंगे। फिलहाल यस, इससे पहले कि इंटरव्यू हम खत्म करें, हाँ प्लीज बताइए। ये चीज़ कहना चाहता हूँ, आपने हमसे सवाल तो पूछ लिया है, हमने अपने आपको जवाब दे दिया, मूल निवास और भू कानून। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इन विधायकों से तो पूछिए आप कि इनका क्या मत है मूल निवास और भू कानून के लिए, कि आपका इस पे क्या मत है। तो उन्होंने उसका जवाब यही दिया कि हम उत्तराखंडियों के हित में फैसला लेंगे। हालांकि वो ये जो स्टेटमेंट है ये सीएम की धामी की तरफ से भी आया है, लेकिन इस पे काम क्या होता है वो देखना होगा। हाँ सर प्लीज बताइए। ये भी बोलता हूँ, अभी हमारी पार्टियों की मीटिंग थी, क्षेत्रीय पार्टियों की सबकी बताई, जो रजिस्टर्ड पार्टियाँ थी, सचिवालय में मीटिंग थी। हमने ये मुद्दा भी उठाया हमारी पार्टी ने राष्ट्रीय उद्धार पार्टी से कि जो लिस्ट वोटर लिस्टें बन रही है वो एक ही लिस्ट होनी चाहिए, पूरे देश में लिस्ट हो तो विधानसभा वाली लिस्ट ही चले, क्योंकि ऐसी लिस्टें बनती है स्थानीय में अलग बन जाती हैं, विधायक में अलग बनती है, एमपी में अलग बन जाती है। हमने ये मांग भी करी, उनके आगे रखी है मांग अपनी कि एक लिस्ट बननी चाहिए, जबकि बिहार वाले बिहार तब एक ही लिस्ट होगी ना, तो बिहार में देंगे, तब स्थानीय वो यहाँ भी वोट डालते हैं, वहाँ भी वोट डालते हैं। वो कह रहे कोई भी है तुम कंप्लेन करो। हमने कहा हम हर चीज़ की एक की कंप्लेन नहीं कर सकते, हम सार्वजनिक मांग उठा सकते हैं। वोटर लिस्ट एक ही होनी चाहिए, एक से ही वोट हो, चाहे स्थानीय हो, प्रधान के हो, किसी के हो,
और वो जो लोग हैं यहाँ भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ भी लड़ रहे हैं, बिहार में भी लड़ रहे हैं, यूपी में सब जगह लड़ रहे हैं। हमने इसका विरोध करा उनको, उन्होंने बात मानी है कि वो उन्होंने फिर अपने से बात हमारे को कह रही, निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है ये, और इस ताने में हम करेंगे। हमने कहा नहीं, एक ही लिस्ट बननी चाहिए। हम भी बीजेपी कांग्रेस में जा सकते थे, दलाली बन जाते, नोट कमाते, ये हमने नहीं सोचा। हम तो उत्तराखंड की लड़ाई है, उत्तराखंड के ही लिए लड़ रहे हैं और उत्तराखंड के लिए ही मिटेंगे। धन्यवाद। और उत्तराखंड की बेसिकली मूल निवास की जो लड़ाई है वो उत्तराखंड के लिए। यस सर प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इलेक्शन से पहले मूल निवास और भू कानून को नहीं लागू किया गया तो हम चुनाव बहिष्कार करेंगे। ये मैं सरकार से कहना चाहता हूँ। युवाओं का बेसिकली इस बार है ये। यस सर प्लीज प्लीज। मेरा ये कहना है कि अगर सरकार ये कहती है या कोई भी पार्टी जो ये कहती है कि जब से उत्तराखंड बना और यहाँ के मूल निवासियों का या पहाड़ के लोगों का विकास हुआ है, को एक रिपोर्ट लागू कर दें। अरे सब्जी बेचने वाले भी बाहर के बुला रखे तुमने, तो उसके लिए क्या टैलेंट चाहिए? सही बात है, मतलब आपकी मंशा होनी चाहिए, काम सारे हो सकते हैं यहाँ करते हैं। बड़ी खतरनाक बात क्या हो रही है कि जो पश्चिमन अब शुरू होगा तो उसमें हम जनसंख्या के आधार पे होगा, हमारे उत्तराखंड से विधायक कम हो जाएंगे। पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट बॉडी के अंदर 8 विधायक थे, उसके बाद 6 हो गए, परसेंट होगा, फिर 4 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो हमारा फिर नेतृत्व क्या है, यहाँ पे पहाड़ का मूल निवासी नहीं रह पाएगा मुख्यमंत्री। ये भी सरकार को सोचना चाहिए। ये क्षेत्र के आधार पे हमारे यहाँ परिसीमन होना चाहिए, जिससे कि हमारी सरकार, ये हमारा अस्तित्व बरकरार रहे। हम यही चाहते हैं सरकार से कि सरकार को गंभीरता से सोचना। सब लाख दवा की एक दवा है कि मूल निवास दे और भू कानून दे और नेतृत्व पहाड़ का बना रहे सरकार में। पहाड़ी राज्य, इसीलिए पहाड़ी राज्य को बनाया गया था। जितने लोगों ने 42 लोगों ने शहादत दी है, हजारों लोगों ने घायल हुए हैं। हम लोग कई बार, एक बार नहीं 10 बार गिरफ्तार हुए हैं। श्रीन टापू में रहे, चाहे हम खेड़ पर्वत रहे, हमारे साथ ये भट्ट जी रहे हैं। तो ये सवाल इस बात का है कि हमारा अस्तित्व क्यों खत्म किया जा रहा है, क्या कारण है? इसलिए राष्ट्रीय पार्टियों के जो मंशा है उसको नाकाम करने के लिए और उसके खिलाफ आज जो जनता का यहाँ का आक्रोश है, यहाँ की जनता के अंदर, उत्तराखंड की जनता के अंदर जो 1950 यहाँ रह रहे हैं, हम कह रहे चाहे किस जात धर्म का। आपने बताया कि भाई क्यों ऐसा पहाड़ हिल प्लेन की बात हो रही है। हमारे मनसा कोई हिल प्लेन की बात नहीं है। हमारी मनसा है कि पहाड़ का, पहाड़ी राज्य का अस्तित्व बना रहे और उन शहीदों का सपना, जो उत्तराखंड का सपना था, वो सपना, उस सपने के अनुसार उत्तराखंड राज्य का निर्माण हो और हमारी मांगे पूरी हो और मूल निवास और भू कानून को लेकर के जैसे इन्होंने कहा कि मुद्दा बाहरी और पहाड़ी का नहीं है। हम किसी को भगाना नहीं चाहते, हम सिर्फ अपने हकों की बात कर रहे हैं, हम अपने हकों की मांग कर रहे हैं। तो ये एक तरह की आपने सुन लिया कि आंदोलनकारी यहाँ पर उत्तराखंड आंदोलनकारी थे। भू कानून समन्वय संघर्ष समिति जो है उसके सदस्यों से हमने बात करके जानने की कोशिश की कि आखिर आगे अब क्या होने वाला है। तो ये तो तय है कि आंदोलन आगे चलने वाला है और शायद सरकार भी इस पर अब थोड़ा उसको एक्शन लेना होगा क्योंकि चुनाव सिर पर हैं। खैर फिलहाल इस इंटरव्यू में इतनी ही। आगे फिर मिलते हैं आपको नई शख्सियत के साथ, नए सवाल होंगे और नए जवाब होंगे। शुक्रिया।